चेन एकेडमी मैंने आपको इसका लिंक दिखाया है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू लैंग्राफ कोर्स है। आप लॉगिन करके आएंगे ना तो इसकी वीडियो चीज़ें सारी बनी हुई हैं यहाँ पे। तो मैंने भी देखा, आप लोग भी एक दफ़ा इसको देख लें क्योंकि ये सोर्स ऑफ ट्रुथ है यहाँ पे, क्योंकि जिन्होंने लैंग्राफ बनाया है उन्होंने ये वीडियोस बनाई हैं। तो जितने भी बाद में यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स बनेंगे या जितने भी बाद में लैंग्राफ पे जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी यहीं से आएंगी, इनकी डॉक्यूमेंटेशन से, इनकी चीज़ों से। तो हम बेहतर हैं कि इनके कोर्स से प्रैक्टिस करके अपने ग्रिप जो है वो बनाएं। अच्छा, ये इसकी रेपोजिटरी है, वो सर जिया ने भी अपनी उसके अंदर डाली हुई है यूनिवर्सिटी वाली में, और इधर भी है। तो लैंगचेन एकेडमी में भी ये आ रही है, उधर लिंक भी लगा हुआ है। तो हम इसके 4 मॉड्यूल्स हैं पूरे कोर्स के, तो वो हम एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे ताकि हमें थोड़ी और कॉन्टेक्स्ट बनना शुरू हो जाए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा जी, वेलकम टू लैंगचेन एकेडमी। कॉन्टेक्स्ट एट लैंगचेन वी एम टू मेक इट ईजी टू बिल्ड LLM एप्लीकेशंस। वो कह रहे हैं कि लैंगचेन का गोल ये है कि LLM बेस्ड यानी जो एप्लीकेशंस हैं वो आसानी से हम बना सकें। वन टाइप ऑफ LLM एप्लीकेशन यू कैन बिल्ड इज़ एन एजेंट। एजेंट जो है वो LLM के अंदर एक तरह की एप्लीकेशन है जिसको हम बनाना चाहते हैं। हम भी यही करना चाहते हैं ना, एजेंट बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, एजेंटिक फ्रेमवर्क पे काम करना चाहते हैं। देयर इज़ अ लॉट एक्साइटमेंट अराउंड बिल्डिंग एजेंट बिकॉज दे कैन ऑटोमेट अ वाइड रेंज ऑफ टास्क व्हाट दैट वर प्रीवियसली इम्पॉसिबल। वो कह रहा है कि एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाना जो है वो एक बड़ी एक्साइटमेंट है। उसकी रीज़न ये है कि ये हर चीज़ को ऑटोमेट कर देगा। तो पहले ये चीज़ इम्पॉसिबल थी, अब पॉसिबल हो रही है थ्रू एजेंट। तो इट्स अ न्यू वर्ल्ड जो आने वाला है, इसी वजह से हम सब लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। इन प्रैक्टिस तो इट इज़ इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू बिल्ड सिस्टम दैट रिलायबल execute on these tasks as you have worked with our user to put agent into a production. We have learned that more control is often necessary. वो कहते हैं कि हमने इस तरह की कोई एप्लीकेशंस बनाई हैं जो प्रोडक्शन में लेके गए हैं, उन पे जो डेवलपर का कंट्रोल है वो एप्लीकेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। You might need an agent to always call a specific tool first or use a different prompt based on its state. वो कह रहा है कि हमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए जिसकी बेस पे हम LLM को सारे टूल दे देंगे तो वो बिल्कुल उसके हाथ खुले हैं, कभी भी कुछ भी कॉल कर देगा, रिलायबल नहीं होगा। तो लैंगचेन या लैंग्राफ का गोल ये है कि रिलायबल एप्लीकेशन बनाना। उसका मतलब क्या होता है, हम उसमें डिसाइड कर पाएंगे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, और अगर दोबारा LLM को कॉल करना है तो उसका प्रॉम्प्ट क्या होगा ये भी हम रन टाइम पे अपडेट कर पाएंगे। तो ये भी इसमें अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो स्टेटफुल हमें ग्राफ बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो स्टेट की बेस पे कंडीशन लगा के कोई भी प्रॉम्प्ट का मैसेज हम दे सकते हैं जो देना चाहें टू दी LLM टू गेट द रिस्पॉन्स। टू टैकल दिस प्रॉब्लम वी हैव बिल्ड लैंग्राफ, अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एजेंट एंड मल्टी एजेंट एप्लीकेशन सेपरेट फ्रॉम द लैंगचेन पैकेज। ये लैंगचेन के अंदर नहीं है, सेपरेट पैकेज है। LangChain core design a philosophy is to help developer and better precision and control into an agent workflow suitable for the complexity of real world systems। मतलब ये डेवलपर की हेल्प करने के लिए है कि वो परसिस्ट कर सकें, कंट्रोल कर सकें एजेंट के वर्कफ्लो को। अच्छा, कोर्स का स्ट्रक्चर जो ये इन्होंने बनाया है वो उसको उसने डिफ़ाइन किया है कि इसमें मॉड्यूल्स हैं 4 और उसमें लैंग्राफ स्टूडियो भी वो यूज़ कर रहा है, तो हमने इसको भी देखना है। ये लैंग्राफ स्टूडियो भी बड़ा अच्छा है, इसमें हम लैंग्राफ की एप्लीकेशन की डायग्राम देख सकते हैं कि कौन से नोड किस तरह कॉल हो रहे हैं, किसको कौन चीज़ कंट्रोल कर रही है। तो इसको भी हमने रन करना है। ये हर लैंगचेन एप्लीकेशन में लैंग्राफ की एप्लीकेशन में रन हो सकता है, और जो भी चीज़ें हम उसमें लगाएंगे स्टेट वगैरह वो डायग्राम की शक्ल में हमें आउटपुट में नज़र आ सकती हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है, इसकी ये एग्जांपल है, ये शायद अभी लोड होने में टाइम ले। ऐसे यानी जो हमारा कोड की बेस पे ना ये पूरा एक डायग्राम बना देगा हमें कि हमारा एजेंट जो है वो स्टार्ट होगा, फिर एजेंट चलेगा, फिर इसके एक्शन होंगे, फिर ये नोड कर रहा है, फिर ये आउटपुट आ रही है। तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उन्होंने हमें एक स्टूडियो दिया है या UI टूल दिया है जो हमारे कोड को समझ के एक डायग्राम या शेप बना देगा। सही है, उसको लैंग्राफ स्टूडियो बोल रहा है। अच्छा जी,
इन दिस कोर्स वो चैट मॉडल हम यूज़ करेंगे, वो ओपन एआई यूज़ कर रहा है, तो हम इसमें इंटरेस्टेड जो है वो नहीं है, क्योंकि हम यूज़ करेंगे जो है जेमिनी का मॉडल, तो उसमें इतना जो है वो इशू नहीं है। ये बेसिक एग्जांपल उसने दिखाई है कि ChatGPT-4o.chat.invoke, उसमें आप ह्यूमन मैसेज एज एन कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, प्रॉम्प्ट दे रहा है सादा, वो सादा एक LLM बना के .invoke उसको जो प्रॉम्प्ट या मैसेज हम देते हैं यूज़र को, ये वो एग्जांपल दिखा रहा है, उसकी आउटपुट आ रही है। तो ये हमें ऑलरेडी भी आता है, काफ़ी दफ़ा हमने इसकी प्रैक्टिस की है, इसमें हमें इशू नहीं है। लाइक एक LLM का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसमें .invoke चलाना है, जो मैसेज देंगे वो आउटपुट उसकी आ जाएगी, ये ईजी है, ये हमने काफ़ी दफ़ा की है। अच्छा, सर्च टूल ये भी हमने एक्सप्लोर वैसे कर लिया। यू विल आल्सो यूज़ तावली इन द रीडमी विच इज़ सर्च इंजन optimized for LLM and RAG, aim to efficient, quick and persistent search result. As mentioned, it is easy to sign up and offer a generous free trial. Some lesson वो एग्जांपल दे रहा है। उसका मकसद ये है कि एक बना हुआ टूल है तावली, जिसकी मदद से आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वो इंटरनेट से सर्च करके आपको उसका रिस्पॉन्स दे देगा। तो उसमें हम मैक्स रिज़ल्ट की तादाद सेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास 3 रिज़ल्ट हम देखना चाहते हैं उसके, तो 3 तरह की आउटपुट या 3 तरह की डिफरेंट वेबसाइट से आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे सकता है, अगर हम उसके फंक्शन के अंदर मैक्स रिज़ल्ट को जो है वो इंटीग्रेट कर दें। इसको चलाना कैसे है, एज सिंपल उसने डिफ़ाइन किया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मॉड्यूल 0.py, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। ये हमें पता है कि लैंगचेन कम्युनिटी में से टूल में से ये मिलता है फंक्शन जो इंटरनेट से सर्चेस करता है। इसकी API की हमें चाहिए होती है, वो उसकी वेबसाइट पे जब हम जाते हैं ये हमने शायद पहले भी किया था, उसके डैशबोर्ड में जाते हैं तो वहाँ से हम उसकी API की जो है वो फेच कर सकते हैं तबली की, जिसकी बेस पे वो इंटरनेट से सर्च कर सकता है। अच्छा, इंपोर्ट करके इसका फंक्शन आ जाएगा, उसके अंदर हम उसने एक पैराम हमें बताया मैक्स रिज़ल्ट, कि वो कितने मैक्सिमम रिज़ल्ट आपको प्रोड्यूस करके दे। वो आपने सेट किया, आपके पास एक वेरिएबल बन गया, उस वेरिएबल को .invoke करें तो आप कोई भी उसका क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर दे देगा। तो टेक्निकली हम खुद ये मैनुअली इंटरनेट को कॉल कर रहा है फ्रॉम दी पाइथन का कोड, लेकिन टेक्निकली हमें क्या करना है, इसका टूल बनाना है और फिर हमें इसको लैंग ग्राफ या लैंग चेन की मदद से कॉल करना है, ताकि LLM के पास अगर आंसर ना हो तो वो इसको कॉल कर दे। लेकिन ये बेसिक चीज़ है जो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस की थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 0 के अंदर सिर्फ इतना ही है, बेसिक्स ही हैं, तो जो हमें पहले भी कवर हमने की थी। मॉड्यूल 1 अब थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स करेगा हर चीज़ को, तो उसको हम फिर थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हैं मॉड्यूल 1 में। तो सिंपल ग्राफ से शुरू करते हैं। चल लेट्स बिल्ड अ सिंपल ग्राफ विथ 3 नोड एंड 1 कंडीशनल एज। अच्छा, फर्स्ट हमने क्या करना है, हमने स्टेट डिफ़ाइन करनी है। स्टेट डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ती है स्टेट, उसके अंदर हमें टाइप डिक्शनरी जो ऑलरेडी डिफ़ाइन है कि हमने उसकी टाइप्स डिफ़ाइन करने के लिए उसका उन्होंने उससे इनहेरेंट किया उसको, और उसके अंदर उसने ग्राफ की एक स्टेट करके की डिफ़ाइन किया जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। सही है, तो एक बेसिक स्टेट जो है वो हमने बना ली है। अच्छा, नोड्स आर जस्ट पाइथन फंक्शन, द फर्स्ट पोजिशनल आर्गूमेंट इज़ द स्टेट। वो नोड जो है, एक आपने स्टेट की क्लास बनानी है जिसके अंदर आप कोई भी कीज़ बना सकते हैं। तो अभी उसने एक की बनाई है जिसको उसने ग्राफ स्टेट बोला। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें यहाँ पे कोड में भी, इसका हम एक सेपरेट बना लेते हैं। अच्छा, इसको हमने इंपोर्ट कहाँ से करना है वो भी इसने लिखा हुआ है, तो वो भी हम टॉप पे लगा देंगे। सही है।
तो एक हमने पाइथन की क्लास बनाई, उसका नाम स्टेट रखा, जिसको इनहेरेंट किया टाइप डिक्शनरी के साथ। उसमें हमने ग्राफ स्टेट की टाइप रखी स्ट्रिंग, कि ये ग्राफ की स्टेट है। बेसिक सी एक उसने ग्राफ स्टेट ही उसका नाम रख दिया। हम कोई टाइटल रख सकते हैं, समरी रख सकते हैं, कोई लिस्ट बना सकते हैं, जितनी मर्जी, यानी आप यहाँ पे कीज़ बना सकते हैं। यूज़र आपने सेव करना है, उसकी कोई लिस्ट बना सकते हैं, कोई डिक्शनरी बना सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या उसकी कीज़ रखना चाह रहे हैं। तो बेसिक की उसने एक डिफ़ाइन किया। अच्छा, नोड उसने बोला कि पाइथन का फंक्शन है, उसका पहला जो पैरामीटर है वो फिक्स्ड है, और उस पैरामीटर के अंदर जो है वो हमें स्टेट मिल जाती है। यानी जो हमने ऊपर क्लास स्टेट बनाई है वो स्टेट हमें पहले पैरामीटर में मिल जाती है। तो अगर हम इसका नोड 1 कॉपी करें यहाँ से, ये एक पाइथन का बेसिक फंक्शन है। यही बात उसने की ना कि नोड एक पाइथन का बेसिक फंक्शन है, उसकी पहला आर्गूमेंट जो है वो स्टेट होती है, वो स्टेट जो आपने क्लास स्टेट में डिफ़ाइन की है। तो ये चीज़ जो है बेसिक यहाँ पे हमें मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है, हाँ जी, नहीं, हमने पता था लैंग ग्राफ के अंदर 3 मेजर चीज़ें हैं जो हमें बनानी होती हैं। यानी हमारा एंड गोल है LLM बेस्ड एप्लीकेशन बनाना। LLM बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती है? जिससे हम कोई भी क्वेश्चन चैट बेस करें तो हमें उसका वो आंसर दे। यानी वेब 3.0 जिसको हम बोल रहे थे, या जो नई वेब है जिसके अंदर ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होगा, एक चैट बोर्ड होगा जिससे हम सारी बातें कर रहे होंगे। यानी कन्वर्जेशनल UI इंटरफेस, CUI। अभी हम GUI पे हैं। तो अगर हम CUI पे जाते हैं तो क्या होगा कि हम बातें करेंगे सिर्फ एक बॉक्स से या चैट बोर्ड से बातें करेंगे। इसको हम LLM बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं, जो चैट को, यानी मेरी इंग्लिश को समझ सके कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, उसको समझ के हमें एप्लीकेशन बनानी है। तो अब LLM की एप्लीकेशन बनाने के लिए वो कह रहा है कि जो सबसे अच्छा तरीका है ना LLM बेस्ड एप्लीकेशन में, एजेंट बनाना। एक एप्लीकेशन है LLM की। एजेंट का मतलब क्या है? जो हमारी बिहाफ पे ऑटोमेटिकली काम करेगा, हम जो भी कहेंगे वो उसको अचीव करेगा। अब एजेंट बनाने के लिए हमें लैंग ग्राफ का फ्रेमवर्क यूज़ करना है। जिस तरह हमें फ्रंट एंड में एप्लीकेशन बनानी है तो हमें क्या करना है कि Next.js यूज़ करना है, बना बनाया फ्रेमवर्क। Next.js यूज़ करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? राउटिंग मिल जाती है और बहुत सारे इस तरह के फ़ायदे मिल जाते हैं जो हमें नहीं करने पड़ते। बैकएंड की API बनानी है तो फोल्डर बनाओ API का और उसमें API लिख दो, तो आसानी है काफ़ी हद तक। इसी तरह अगर हम खुद से सारा एजेंट का बेसिक कोड लिखेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो हमें एजेंटिक फ्रेमवर्क यूज़ करना है। एजेंटिक फ्रेमवर्क का क्या मतलब? ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। एजेंट का क्या मतलब है? जो हमारे बिहाफ पे LLM से बातें करेगा। लाइक हम उसको कहेंगे कि हमें ये अचीव करना है, तो उसमें वो हो सकता है वो 2-3 काम करने हो, तो हमारे बिहाफ पे वो 2-3 काम करके हमें एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। ये एजेंट है। जिस तरह इंसान काम करता है ना, आप किसी को इंस्ट्रक्शन करो तो वो काम करते हैं। ये अब लैंग्वेज में काम करने के लिए उसके अंदर 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं जो हमने उसके डिस्कस किए थे। एक उसकी स्टेट होती है, यानी आपकी जो एप्लीकेशन है LLM की, वो जब चल रही है, यानी जब आपने उसको क्वेश्चन किया तो उसने अपना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो 3-4-5 काम करने हैं, इसके दौरान उसकी स्टेट मैनेज होती है। यानी आप डाटा मेंटेन कर सकते हो कि पहला काम क्या हुआ, उसका ये डाटा है, दूसरा काम क्या करना है, उस डाटा की बेस पर डिसीजन ले सकते हो। वो हमारा एक डाटा होता है, उसको हम क्लास स्टेट से डिफाइन करते हैं। जो आउटपुट आ रहा है इंस्टेंटली, उसको हम स्टेट कहते हैं। हाँ, मतलब स्टेट से मुराद ये है कि जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। कोई भी डाटा हो सकता है। वो कौन सा डाटा है जो एजेंट अपने यूज़ करने के, देखो ना, एजेंट ने 3 काम करने हैं। एजेंट ने एक काम किया टास्क 1, फिर टास्क 2 किया, फिर टास्क 3 किया। अब जो टास्क 1 किया है, हो सकता है उसकी आउटपुट की बेस पे टास्क 2 करना हो, उसकी आउटपुट की बेस पे टास्क 3 करना हो, तो वो जो उसकी आउटपुट है वो हम स्टेट में सेव करेंगे। सही है? समझो ये पाइथन के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब वो पाइथन का वेरिएबल हम एक क्लास की शक्ल में बना रहे हैं, जिसको क्या बना रहे हैं? स्टेट। तो ये समझो ग्राफ स्टेट भी तो क्या है? एक पाइथन का वेरिएबल ही है ना।
क्लास स्टेट जो है वो एक क्लास है और उसमें ग्राफ स्टेट जो है वो पाइथन का एक वेरिएबल है, वो हमने बना लिया सिंपल सा। अब दूसरा उसका जो कंपोनेंट है लैंग ग्राफ का, उसको बोलते हैं नोड। अगर आप यहाँ पे जाओ ना, जो हम पढ़ रहे थे उसने क्या बोला था कि फर्स्ट डिफाइन द स्टेट ऑफ द ग्राफ, द स्टेट स्कीमा सर्व एज द इनपुट स्कीमा फॉर ऑल द नोड एंड एजेस इन द ग्राफ। यानी वो कह रहा है कि ये इसके अंदर जो हम डाटा रखेंगे ना, जो भी डाटा आपके ग्राफ्स को चाहिए या ग्राफ की जो आउटपुट आएगी जो आपने सेव करनी है ताकि जब अगला काम हो रहा है तो वो वाली इंफॉर्मेशन वो यूज़ कर सके, तो उसको वो स्टेट बोल रहा है। तो स्टेट बनाने के लिए वो कह रहा है कि आपने वेरिएबल, हम नॉर्मली पाइथन में कैसे बनाते हैं, हम बगैर क्लास से वेरिएबल बनाते हैं ना, इस तरह। ये एक पाइथन का मैंने वेरिएबल बना दिया, तो वो कह रहे हैं हमने ऐसे वेरिएबल नहीं बनाने इसके जिसमें आपने डाटा स्टोर करना है। आपने पहले एक क्लास बनानी है, उसमें आप जितने मर्जी वेरिएबल बनाते जाएं, क्लास वेरिएबल बनाते जाएं। ओप ही है ना, जिस तरह ओप के अंदर हम समझो जिस तरह हमने वेरिएबल बनाने हो, तो अगर हम डायरेक्टली बनाएं बगैर ओप के तो हम रूट पे बना देते हैं। अगर हमने क्लास में बनाने हैं तो अब हम इस क्लास को यूज़ करेंगे फर्दर जहाँ भी करना है। वो फंक्शन होंगे, वो सारा कंसेप्ट उसी तरह वर्क करेगा। लेकिन अभी जो क्लास स्टेट है इसमें हम फंक्शन नहीं बना रहे। क्लास स्टेट जो बनानी है, मैंने बोला कि ग्राफ के लैंग ग्राफ के 3 कंपोनेंट हैं जो मेजर हैं, एक स्टेट, एक नोड और एक एज। 3 है बस, ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है। स्टेट के अंदर आएगी आपका डाटा, आपका नोड 1 ने डाटा प्रोड्यूस किया वो स्टेट में आप रख सकते हो, नोड 2 ने डाटा प्रोड्यूस किया वो स्टेट में रख सकते हो, नोड 3 में डाटा प्रोड्यूस किया वो स्टेट में रख सकते हो। तो स्टेट इज जस्ट समथिंग जो डाटा को शो कर रही है, सही है। तो अब वो है, अब ग्राफ स्टेट एक मतलब हमने की बनाई है, तो ये 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। तो ये समझने के लिए हमने एक स्टेट की बनाई है जिसको हम ग्राफ स्टेट बोल रहे हैं। देखो यही तो ये सिंटैक्स उसने हमें बताया। जैसे हम अगर यू स्टेट लिखते हैं तो हमें कैसे पता ना यू स्टेट लगनी है, ये सिंटैक्स तो जिसने लाइब्रेरी बनाई है उसने बताया ना। तो ये प्री डिफाइंड है, ये स्टेट बन जाएगी। ये लैंग ग्राफ के अंदर प्री डिफाइंड सिंटैक्स है। लाइक आपने क्लास स्टेट बनानी है, उसमें आप जितनी भी कीज बनाएंगे तो जब हम इसको लैंग ग्राफ के ऑब्जेक्ट को देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये स्टेट है। नहीं, जब हमने नोड बनाना है ना नीचे, जब हमने ग्राफ क्रिएट करना है नीचे एंड पे, उस वक्त हमने इस स्टेट को देना है। ये देखो स्टेट नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी जब हम उसका फंक्शन कॉल करते हैं उसको अपने पैरामीटर में एक क्लास चाहिए जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टेट की क्लास है ना, हाँ स्टेट की, यही तो बना रहे हैं ना, स्टेट की क्लास ही तो बनाई है। ये देखो एक क्लास बनानी है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी और उसमें आप कीज बनाओगे, जितने भी बना लो, यानी वेरिएबल बनाओगे जिसमें आप डाटा स्टोर करना चाहते हो। हाँ, अब जब हमने ये बना दिया, जब हम स्टेट देंगे ग्राफ को तो ग्राफ समझ जाएगा कि इस स्टेट में इतनी कीज हैं, इनके अंदर मैं डाटा स्टोर कर सकता हूँ, और वो इन कीज को एज एन इनपुट हमारे नोड के पैरामीटर में पास करेगा। ये समझो इनिशियल स्टेट है। अब इसमें देखो हमने कहीं वेरिएबल में डाटा स्टोर किया है? नहीं किया ना। हम अगर करना चाहें तो हम इक्वल टू डाल के इसमें ऐसे डाटा डालते हैं ना, जैसे अगर हमने डालना हो कोई भी स्टेट अगर बनानी है, लेकिन हमने इसमें डालना नहीं है डाटा। क्यों? क्योंकि हमने इसको इनिशियली बताना है कि ये हमारी स्टेट है, इसको हम यहाँ से सेट नहीं करेंगे ना। जब हम इस क्लास को कॉल करेंगे फिर हम इसमें वैल्यू सेट करेंगे। तो अभी तो हम जस्ट क्लास बना रहे हैं, उसका स्कीमा बना रहे हैं। हाँ, जैसे फास्ट एपीआई में टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे पाइडेंटिक यूज़ करके हम पूरा मॉडल जो बनाते हैं, तो ये समझो हम मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो 3 कंपोनेंट से एक कंपोनेंट है स्टेट, और स्टेट में क्या होता है डाटा की कीज, कि जो भी आप डाटा उसमें रखना चाहते हो। तो जब समझो एक मैसेज चलेगा ना वहाँ से फ्रंट एंड से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, एजेंट के पास
ये स्टेट होगी, उस स्टेट जब वो रिक्वेस्ट करेगा और वो हमारा गोल पूरा कर रहा है, तो उस गोल को पूरा करने के दौरान जो भी डाटा उसने सेव करना है वो स्टेट में सेव होगा। और उसमें एक की भी हो सकती है, 10 कीज़ भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, आप पे डिपेंड करता है। सही है, अभी हम सिंपल रखने के लिए एक बना रहे हैं। अच्छा, दूसरा उसका कंपोनेंट है, उसको हम बोलते हैं नोड। तो नोड वो कह रहा है आ रहा जस्ट अ पाइथन फंक्शन, ये एक पाइथन का फंक्शन है। द फर्स्ट पोजिशनल आर्गूमेंट इज द स्टेट एज द डिफाइंड अबव। वो कह रहा है कि इसका जो पहला आर्गूमेंट होगा वो फिक्स्ड है, वो हमेशा स्टेट ही होगा, और वो लैंग ग्राफ प्रोवाइड करेगा नोड को, और वो स्टेट में क्या डाटा होगा जो आपने ऊपर डिफाइन किया है। लाइक इसमें हमने एक की डिफाइन की है, तो ये नोड को मिलेगा। तो इनिशियली ये फर्स्ट नोड को अगर ये वैल्यू मिले तो उसमें क्या वैल्यू होगी? नल, नन, कोई वैल्यू भी नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें कोई वैल्यू रखी नहीं। लेकिन अगर पहला नोड उसमें राइट कर दे ये वैल्यू, तो फिर दूसरे नोड की इनपुट में भी स्टेट जानी है, तो उसके अंदर जो पहले नोड ने राइट किया वैल्यू वो एज एन इनपुट चली जाएगी, वो फिर फ्लो बनता जाएगा। अब समझ रहे हो कि हमारे पास एक नोड अपनी मर्जी से स्टेट में कोई भी राइट कर सकता है वैल्यू, और दूसरा नोड कोई भी वैल्यू रीड करके, क्योंकि उसको पहले पैरामीटर में मिल रही है, उसकी बेस के ऊपर फिर कोई एलएलएम को कॉल करनी है, जो भी काम करना है वो कर सकता है। तो स्टेट समझो, हमने शुरू में मॉडल स्टेट का डिफाइन कर दिया कि कौन कौन सी कीज़ हमें चाहिए जिनको हम मेंटेन करेंगे, और वो हमें लैंग ग्राफ नोड में एज अ फर्स्ट पैरामीटर प्रोवाइड करता जाएगा। अच्छा, बिकॉज ऑफ द टाइप डिक्शन द स्कीमा इज डिफाइंड अबव, सो ईच नोड कैन एक्सेस द ग्राफ स्टेट विद द स्टेट ग्राफ स्टेट। वो कह रहा है कि हर नोड इस डिक्शनरी को रीड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हर नोड का पहला पैरामीटर फिक्स है, पोजिशनल आर्गूमेंट है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा क्या होगी? स्टेट होगी। तो उसमें से अगर किसी भी पैरामीटर, किसी भी नोड ने डाटा लेना है तो वो कैसे लेगा? स्टेट स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे डिक्शनरी में से डाटा लेते हैं, उस की का नाम ग्राफ स्टेट। अगर ये कोई और की हो तो उस कीज का नाम, यानी वेरिएबल का नाम, स्टेट स्क्वायर ब्रैकेट अंदर वेरिएबल का नाम, जिस तरह डिक्शनरी से या की से डाटा लेते हैं उस तरह। अच्छा, वो डाटा आ गया। अब नोड 1 में उसने क्या किया? नोड 1 पाइथन फंक्शन था, तो बताओ ये पाइथन फंक्शन है या नहीं? पाइथन फंक्शन ही ना, डेफ से शुरू हो रहा है और वो सारा उसका सिंटैक्स पूरा हो रहा है। अब इसका पहला आर्गुमेंट क्या है? स्टेट। और ये किसने दिया है? लैंग ग्राफ ने, हमें नहीं दिया। ये इसमें कौन सा डाटा होगा जो आपने इधर कीज डिफाइन किया? तो इसमें एक की डिफाइन किया, तो इसमें भी कितनी होंगी? एक ही होगी। अगर मैं इसमें दो डिफाइन कर दूं, जैसे मैं कह दूं है डिक्शनरी जा रही है, इज यूजर इज मे बी इज आंसर फाइंड, इससे क्या होगा? अब दो कीज हो गई, हमें दो मिल जाएंगे ना। चलो हम इसको उस वाले सिंटैक्स में ले जाते हैं। इज आंसर फाइंड, अच्छा बुलियन रख सकते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग बोल, अब ये बुलियन टाइप हो गई। अब पहले नोड की स्टेट में आपको कितनी कीज मिलेंगी? दो। अगर उसमें 3 करते तो, अगर हम यहाँ पे कोई लिस्ट डिफाइन करें तो लिस्ट भी मिल जाएगी, कोई डिक्शनरी डिफाइन करें तो जो मर्जी की डिफाइन कर दें वो हमें मिल जानी है पहले नोड के पहले पैरामीटर में। मिल गया। अब उसने क्या किया, जो चीज़ आप यहाँ से जो डिक्शनरी रिटर्न करोगे ना, वो आपकी स्टेट को राइट कर देगा, अपडेट करेगा। आपने निचली स्टेट में हमने कितनी कीज रखी हैं? 2। जो कुछ अब हम यहाँ से रिटर्न करेंगे तो वो क्या होगा? हमारे स्टेट के अंदर जाके अपडेट हो जाएगा, जिस भी की को आप अपडेट करना चाहें। तो अब इसमें कितनी कीज थी? 2। तो हमने क्या किया, एक डिक्शनरी रिटर्न की और एक की को अपडेट किया जिसका नाम क्या था? ग्राफ स्टेट। वो हमने यहाँ पे एक की बनाई है ना, उसकी टाइप क्या थी? स्ट्रिंग। तो हमने उसको अपडेट किया कैसे? हमने पुरानी वैल्यू लेके बीच में IM डाल दिया।
कनकैटिनेट, तो पुरानी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं, 0 है ना, नन। तो अभी उसमें क्या सेव हो गया है? उसमें IM सेव हो गया। अब हमने दूसरी की को तो छेड़ा ही नहीं, वो तो ऐसे ही पड़ी है। अगर हम उसको भी छेड़ना चाहें, फिर जहाँ पे हमारी एक की सेट होगी है उसको लेके दूसरी की को सेट कर देंगे और उसमें वैल्यू मैंने कर दी फॉल्स। तीसरी की को अपडेट करना है, वो भी हो जाएगी। यानी एक नोड की जो रिटर्न होगी ना, वो हमारी स्टेट को अपडेट करने का मैकेनिज्म होगा। लॉजिक समझ आ गई? उसमें एक की भी अपडेट कर सकते हो और सारी भी कीज अपडेट कर सकते हो, कोई इशू। डेफिनेटली हम नोड के अंदर, अब आपको सेंस बन रही है ना, नोड के अंदर हम समझो LLM को कॉल करेंगे, LLM की आउटपुट आएगी, उसको फिर कहाँ पे रखेंगे? स्टेट में रखेंगे। स्टेट से लेके डाटा फिर यूजर को भेज देंगे एंड सो ऑन। समझ आ गई? तो ये हमारा नोड बन गया। अब हमने एक और नोड बनाया, नोड 2। क्या बनाया हमने? नोड 2। अब नोड 2 भी नोड है, वो क्यों? क्योंकि इसका पहला पैरामीटर क्या है? स्टेट। अब समझो अगर ये नोड 1 के बाद कॉल हो तो उस वक्त स्टेट की वैल्यू क्या होगी? जो ऊपर नोड 1 ने रिटर्न किया, तो वो रिटर्न क्या किया उसने? ये तो नल था, नल प्लस IM, तो क्या वैल्यू होगी? IM, लेटेस्ट वैल्यू IM मिल जाएगी उसको। अब उसने क्या किया? ग्राफ स्टेट में स्टेट ग्राफ प्लस हैप्पी, IM हैप्पी हो गया। बात समझ आ गई आपको? अब दूसरी की हमने अपडेट नहीं की, करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं करना तो ना करें, उससे इशू नहीं। हाँ, कनकैटिनेट करके भी अपडेट ही कर रहे हैं, वो तो मेरी मर्जी है। अगर मैं नहीं करना चाहता तो मैं हार्ड कोडेड IM हैप्पी लिख दूं। वो तो ये शो कर रहा है कि आपको पुराना डाटा भी मिल रहा है, इस वजह से उसने कही, और आप नया भी डाल रहे हो। टेक्निकली तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? हम अपडेट ही कर रहे हैं ना, अपडेट ही हो रही है ना। तो इस ग्राफ स्टेट को हमने दोबारा उसी स्टेट को चेंज करके क्या कर दिया? IM हैप्पी। पहले वो सिर्फ IM था। अब वो दोबारा हम एक नोड 3 चलाएंगे और नोड 3 में क्या करेंगे? नोड 3 में फिर हमने वही काम किया, क्या? स्टेट अपडेट की। अभी के लिए हम इस बुलियन वाला ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें जो उसकी एग्जांपल चल रही है उसी के साथ हम चलते रहें ना, अपनी कन्फ्यूजन न डालें। वो सिर्फ समझने के लिए था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि एक की हो, 10 भी हो सकती हैं, 15, 20, जितनी भी आपको जो डाटा चाहिए और जिस तरह का चाहिए आप उस तरह की टाइप का मॉडल बना सकते हो। जिस तरह डेटाबेस के टेबल जब बनाते हैं तो उसमें की जितने मर्जी कॉलम बना सकते हैं ना, जिस तरह के कॉलम चाहिए हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई उसमें इशू। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई आपको? मॉडल बन गया हमारे पास। अच्छा, उस मॉडल के बाद हमने क्या करना है? एज बनाना है। तीसरा हम बनाएंगे तो तीसरे में भी क्या होगा? तीसरे में भी स्टेट, तो पुरानी स्टेट क्या आई है? I'm happy। लेकिन वो उस केस में होगा अगर हम स्टार्ट करते हैं, फिर नोड 1 कॉल करते हैं, फिर नोड 2 कॉल करते हैं, फिर नोड 3 कॉल करते हैं, तो क्या बनेगा? IM हैप्पी प्लस सैड, IM हैप्पी सैड। लेकिन अगर हम ये करें कि नोड 1 के बाद नोड 2 को कॉल करें या नोड 1 के बाद नोड, तो फिर आएगा IM हैप्पी या IM। अब ये कंट्रोल हमारे पास है कि हम नोड की कॉलिंग कैसे करेंगे। IM हैप्पी सैड बनाना चाहते हैं या IM हैप्पी रखना चाहते हैं या IM सैड करना चाहते हैं, यानी सीक्वेंस अपनी मदद से मेंटेन कर सकते हैं। अब ये सीक्वेंस कैसे मैनेज होती है? इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या है? एजिस। एजिस क्या होते हैं? एजिस कनेक्ट द नोड्स। वो नोड को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। नॉर्मल एजिस आर यूज्ड इफ यू वांट टू ऑलवेज गो फ्रॉम एग्जांपल नोड 1 टू नोड 2। वो क्या कहता है कि दो तरह के एजिस में भी दो तरह की टाइप्स हैं। एक सिंपल एजिस हैं, नॉर्मल एजिस, और एक कंडीशनल एजिस होते हैं। अच्छा, नॉर्मल एजिस क्या होंगे?
एक तो चीज़ समझो कि एजेस का काम है नोड को कनेक्ट करना, मतलब आप समझो कि नोड 1 के बाद नोड 2 कॉल होगा या नोड 3 कॉल होगा, इस चीज़ का डिसीजन कौन करेगा? एज करेगा। समझ आ गया? एज का काम इतना ही है, नोड को कनेक्ट करना और सीक्वेंस डिफाइन करना। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि नॉर्मल एजेस आर यूज्ड इफ यू वांट टू ऑलवेज गो फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2। क्या कह रहा है? अगर नॉर्मल एजेस किससे कहेंगे? अगर आपने हार्ड कोड कर देना सीक्वेंस, क्या कि नोड 1 के बाद हमेशा ही नोड 2 चलेगा, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल एजेस। अच्छा, कंडीशनल एजेस, कंडीशनल एजेस आर यूज्ड वांट टू ऑप्शनली राउट बिटवीन नोड्स। ये क्या करेगा? राउट करेगा बिटवीन नोड्स के दरमियान, कंडीशनली राउट करेगा कि आप पहले जो है वो नोड 1 को, सॉरी यानी हम अपनी मर्जी से कंडीशन लगा सकते हैं कि रन टाइम पे कि किस तरफ जाना है तुमने, यानी हम रास्ता रन टाइम पे डिफाइन करेंगे आउटपुट को देखते हुए। सही है, इसको बोलते हैं कंडीशनल एजेस। हाँ, ये भी फिर एक पाइथन का फंक्शन बनेगा जिसके अंदर कंडीशन लगेगी, इफ एल्स वाली कंडीशन, सिंपल। अच्छा, हाँ अभी हम उस पे आते हैं। कंडीशनल एजेस आर इम्प्लीमेंटेड एज अ फंक्शन दैट रिटर्न द नेक्स्ट नोड टू विजिट अपॉन सम लॉजिक। यही बात हो रही है ना कि वो कुछ लॉजिक लिखेगा, उसकी बेस पर डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट नोड क्या। आप ना हार्ड कोड करें, आप LLM से पूछ लें या नेक्स्ट नोड कौन सा कॉल करें, लेकिन आपके पास एक पाइथन का फंक्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन अभी के लिए समझो हम कंडीशन लगाने लगे कैसे। अच्छा, अब उसने कोड लिखा, उसकी डेफिनेशन लिखी, डिसाइड मूड, एक फंक्शन लिखा। अच्छा, उसकी जो स्टेट उसको मिली, अब उसकी जो आउटपुट है वो एक लिटरल है, वो फंक्शन का नाम है, यानी वो नोड का नाम है, नोड 2 या नोड 3, यानी जिसकी जो रिटर्न टाइप, उसको इनिशियली एज को भी स्टेट मिल गई जो करंट स्टेट चल रही है, और साथ में नोड 2 और नोड 3 इसने बस रिस्पॉन्स करना है, हमने रिटर्न टाइप को बाइंड कर दिया है। सही है। अच्छा, कैसे कंडीशन लगाई? इफ यूजर इनपुट यानी स्टेट ग्राफ स्टेट को ले लिया, अगर रैंडम डॉट रैंडमली उसने इसको पिक किया, एक लॉजिक अब उसके पास क्या है कि उसने रैंडम का फंक्शन कॉल किया, अगर 0.5 से कम रिस्पॉन्स आता है तो नोड 2 को ले दो, अदरवाइज। लेकिन हम प्रोडक्शन में तो ऐसी लॉजिक नहीं लिखेंगे ना, उधर तो हमारी रियल लॉजिक होगी जो बनानी है। लेकिन अभी समझने के लिए उसने क्या किया, हाफ टाइम के लिए नोड 2 को कॉल कर दिया और हाफ टाइम के लिए नोड 1 को कॉल कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा एक कंडीशनल एज बन गया। ये हमने यहाँ पे लगा दिया कोड, और लिटरल को हमें क्या करना है, कॉपी करना है, इंपोर्ट करना है। रैंडम भी आ गया, इंपोर्ट रैंडम, ठीक हो गया। यहाँ तक ना किसी को समझ आई हो कि हमने क्या किया, नोड, वो आपको ये दिखा रहा है कि ये जो ग्राफ पुरानी स्टेट है वो आप लेके उस पर कोई कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन उसने उस पर लगाई उसने क्या किया, रैंडमली उठाया और एक दफ़ा रिटर्न कर दिया नोड 2 और एक दफ़ा नोड 3। अपनी बेस पे हमने डिसीजन कर लिया, तो ये एक हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, इसको भी क्या आएगी, इनिशियली स्ट्रेट आ जाएगी। अच्छा, अब ग्राफ कंस्ट्रक्शन, अब ग्राफ को बनाना है, कैसे बनाएं? नो वी बिल्ड द ग्राफ और कंपोनेंट डिफाइंड अबव। 3 कंपोनेंट थे वो हमने डिफाइन कर दिए हैं। कौन कौन से? स्टेट, नोड और एजेस डिफाइन कर दिए। अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएं? द स्टेट ग्राफ क्लास इज द ग्राफ क्लास दैट वी कैन यूज। फर्स्ट वी इनिशियलाइज स्टेट ग्राफ विद द स्टेट क्लास वी डिफाइंड अबव। ठीक है। अच्छा, देन वी ऐड अवर नोड एंड एजेस। हमने सबसे पहला वो काम क्या कह रहा है, हमने स्टेट ग्राफ को इंपोर्ट करना है,
लैंग ग्राफ में से, तो वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसको टॉप पे। स्टेट ग्राफ को वो कह रहा है इंपोर्ट करना है ग्राफ में से, लैंग ग्राफ में से, फिर उसका बिल्डर बनाना है, यानी उसको कॉल करना है, और उसको इनिशियली क्या पास करनी है, स्टेट जो हमने ऊपर बनाई है। यानी कि ग्राफ बनाने के लिए जो उसको पैरामीटर जाएगा वो क्या होगी, स्टेट क्लास जो आपने ऊपर बनाई है। तो ये स्टेट क्लास उसको चली जाएगी एज एन इनपुट पैरामीटर, अब ऐसे कह लो, सही है, एज एन कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब उसके बाद आप बिल्डर डॉट ऐड नोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बिल्डर डॉट, इसका एक वेरिएबल उसने बनाया स्टेट ग्राफ का बिल्डर, बिल्डर डॉट ऐड नोड। हाँ, पहला नोड होगा नोड 1 और वो नोड 1 वाले फंक्शन को चलाएगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन होगा नोड 2, यानी देखो हमारे पास जितने भी नोड्स हैं वो हमें लैंग ग्राफ को बताने हैं ना, तो हमारे पास कितने टोटल नोड हैं। तो ऐड नोड, नोड का नाम उसकी फंक्शन का नाम, ऐड नोड, नोड का नाम उसके फंक्शन का नाम। मुश्किल तो नहीं है ना, इजी है ना बिल्कुल। तो ऐड नोड और उसके फंक्शन का नाम आ गया, तीनों नोड आ गए और साथ में उसके फंक्शन के नाम आ गए, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, बिल्डर डॉट ऐड एजिज। अब हमने उसको बताना है उसके एजिज, और एजिज में हमने बताया था कि उसने नोड की डायरेक्शन को डिफाइन करना है। तो वो कह रहा है कि ऐड एज, जब कोई भी नोड स्टार्ट में, तो कोई नोड नहीं होगा ना, तो वो उसका बना बनाया डिफॉल्ट नोड है जिसको वो स्टार्ट बोलता है। यानी जब हमारा एप्लीकेशन चलेगी तो सबसे पहले स्टार्ट समझो खाली नोड है, एम्प्टी नोड, वो चलेगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। और वो क्या होगा कि वो चलने के फ़ौरन बाद वो किसको चला देगा, जो नाम आप उसके आगे लिखोगे। तो उसने इस एज ने क्या करना है, किसको चलाना है, नोड 1 को। तो हमेशा पहला नोड कौन होगा, नोड 1, क्योंकि स्टार्ट के बाद फ़ौरन वो नोड चल रहा है। अच्छा, उसके बाद कंडीशनल एज चलाया। अगर तो हम सीक्वेंस वाला बनाएं, नॉर्मल एजेस बनाएं, तो हम इसको फिर दोबारा लिखेंगे और इधर बनाएंगे कि नोड 1 के बाद तुमने क्या करना है, नोड 2 को चलाना है। ये हार्ड कोडेड हो गया। नहीं, हमने उसको बोला कि ऐड एज स्टार्ट, स्टार्ट के पास पहला नोड तुम कौन सा चलाओगे, नोड 1। जब नोड 1 चला लोगे तो अगला नोड कौन सा चलाओगे, हमने 2 चलाया, तो अगर वो चला लोगे तो उससे अगला नोड आपने चलाना है नोड 3, उससे अगला कौन सा नोड चलाना है, नोड 3। ये हमने सीक्वेंस बना दी। और जब नोड 3 चल जाएगा तो आपने उसके बाद क्या कर देना है, नोड 3 के बाद आपने इसको एंड कर देना है। वो एंड का नोड हमें ऊपर वेरिएबल में मिल रहा है, ठीक है। ये सीक्वेंस बना दी। लेकिन ये सीक्वेंस क्या है, ये हमेशा आंसर क्या देगी, आई एम हैप्पी सैड, आई एम हैप्पी सैड में शायद आंसर देगा। ये ऐसे ही होगा ना, क्योंकि हमने उसके नोड्स को क्या कर दिए, हार्ड कोड कर दिया, फिक्स कर दिया। लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला कि पहला नोड चलने के बाद आपने क्या करना है, कंडीशनल एज चलाना है। यानी नोड 1 चलने के बाद आपने कोई नोड उसने डिसाइड नहीं किया कि दूसरा कौन सा चलाना है, कौन सा फंक्शन चला दिया, डिसीजन मोड वाला, कंडीशनल एज। अब डिसीजन मोड में क्या उसको मिल रहा है, या नोड 2 या नोड 3। तो अब हो सकता है कि यहाँ पे आंसर इस फंक्शन का क्या है, ये एक फंक्शन है ना जो रिटर्न करेगा, या नोड 2 आएगा या कभी नोड 2 चलेगा, कभी नोड 3 चलेगा। और इस कंडीशन नोड के बाद अगर तो नोड 2 आता है तो उसके बाद एंड कर देना है, और अगर नोड 3 आता है तो उसके बाद फौरन एंड कर देना है। यानी अगर कंडीशनल नोड चूज कर लेता है नोड 2, तो नोड 2 कॉल होने के बाद एंड हो जाएगा। अगर वो 3 चूज करता है तो 3 चूज होने के बाद एंड हो जाएगा। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, यही बनेगी। स्टार्ट होगा या नोड 1 चलेगा, नोड 1 चलेगा, फिर
या नोड 2 चलेगा या नोड 3 चलेगा और उसके बाद एंड हो जाएगा। बात समझ आ गई? देखो यहाँ पे हमें हार्ड कोडेड डालना था। डिसीजन मोड पे क्लिक किया, ये फंक्शन आया, उसको पुरानी स्टेट मिल गई। हमने करना ये है या नोड 2 रिटर्न करना है या नोड 3 करना है। ये लिटरल क्या है? ये रिटर्न टाइप है। फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं डिफाइन करते, तो वो हमने डिफाइन किया है या नोड 2 होगा या नोड 3 होगी। ये रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि फंक्शन गलती से भी कुछ और रिटर्न ना कर दे, एरर थ्रो हो जाए अगर कुछ ऐसा हो। क्योंकि देखो ये यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कोई नोड का नाम जिसको उसने चलाना है, वो ऊपर से आएगा। अगर वो ना रिटर्न करे नोड 1 2 हमारे पास वो नोड 5 रिटर्न कर दें हम वहाँ से, क्या होगा? एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नोड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हिस्सा नहीं। सही है। ये इसको हम बोलेंगे कि हमने एक बहुत ही सिंपल सा ग्राफ डिफाइन किया है, जो हम प्रैक्टिकल में नोड काफी ज्यादा 10 15 20 बना लें, 50 बना लें, जितने मर्जी बना लें, उतने कम्प्लेक्स हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा ना नीड क्या है। अब हो सकता है कि हमने हमारी एक नीड है, वो क्या है कि हमने, और ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो हम 2-3 दिन पहले फेस करना शुरू कर रहे हैं। वो क्या है? हम चाहते हैं कि जैसे दराज है, उस पर एक URL होता है जिस पे एक प्रोडक्ट की डिटेल नज़र आ रही है। हम उस प्रोडक्ट को स्क्रैप करना चाहते हैं, सारा डाटा उसका रीड करना चाहते हैं, और उसमें से इंफॉर्मेशन लेके एक जेसन बनाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट की डिटेल हमें जेसन में मिल जाए। यानी मैं URL दूँ, मुझे जेसन मिल जाए। अब इसमें देखें हमें 2-3 काम करने हैं। पहले URL से जाके स्क्रैपिंग करनी है, फिर उस स्क्रैपिंग में से डाटा ले लें, यानी HTML रीड करनी है। वो HTML फिर हमें LLM को देनी है, LLM फिर उसमें से हमें जेसन बना के देगा। उस जेसन को फिर हमने DB में अपडेट करना है। तो कितने काम हो गए, और फिर हमें वो आउटपुट देनी है। तो अब यहाँ अगर हम लैंग्राफ यूज़ करें तो हमें एक नोड बनाना है जो स्क्रैपिंग करेगा, एक नोड बनाना है जो LLM को कॉल करेगा, एक नोड बनाना है जब जेसन आ जाएगी उसको DB में रखेगा और रिटर्न करेगा यूज़र को। बूस्ट हो जाएगी ना, काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन दी नोड्स, और ज़्यादा इजी भी लगेगा ना। पता है कि नोड किस तरह काम कर रहे हैं और क्या सीक्वेंस चल रही है एप्लीकेशन की। हर सेट। तो ये हमारा जो है हो गया। अच्छा, ग्राफ को अब इनोवेटिव मतलब अब पहले आपने, ये इतना सिंपल है कि इसको समझना बड़ा आसान है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई LLM, कोई चक्कर डाला ही नहीं। हमने सादा फंक्शन बनाए। अब इन्हीं में LLM डालेंगे, उन्हीं में सब कुछ करेंगे, लेकिन इसको चलाना कैसे है? पहले हमने क्या किया? क्लास बनाई स्टेट की, फिर हमने क्या किया? नोड डिफाइन, उसके तीनों कंपोनेंट डिफाइन किए, स्टेट, कंपोनेंट और एजेस, स्टेट, नोड्स और एजेस। फिर हमने स्टेट ग्राफ को बनाया जो हमें कहाँ से मिला? लैंग ग्राफ से, और उसके इनपुट में हमने क्या दिया? स्टेट दी जो हमने ऊपर बनाई थी। फिर हमने उसके अंदर उसको बताया, उस ग्राफ के बिल्डर को बताया कि तुम्हारे पास ये 3 नोड्स हैं और ये वाले तुम्हारे पास एजेस हैं, पॉसिबल एजेस हैं, ये तुम्हारे पास एजेस हैं। वो 3 चीज़ें बता दी। अब उसको चलाना कैसे है, इन्वोक कैसे करना है? तो ग्राफ डॉट इन्वोक की क्लास है, उसको हम इनिशियली में ग्राफ स्टेट देंगे और वो एक कोई भी इंफॉर्मेशन होगी। यानी इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, द कंपाइल्ड ग्राफ द प्रोवाइड स्टैंडर्ड इन्वोक इज वन ऑफ स्टैंडर्ड मेथड टू द इंटरफेस। लाइक अगर आप कोई भी चीज़, हम कोई LLM कॉल करते हैं, कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं, हमें पता है लैंग चेन में हमें स्टैंडर्ड मेथड देता है, उसको क्या कहते हैं? इन्वोक। तो ग्राफ डॉट इन्वोक करते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्राफ डॉट हम इन्वोक करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उस तरह हमारे पास चीज़ें चल पड़ेंगी। अच्छा, अब ये बिल्डर से हमें क्या करना है? इसमें कंपाइल का मेथड है, यही है।
मैं देख लेता हूँ इसका। हाँ यही है, बिल्डर डॉट ग्राफ आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे ग्राफ के अंदर जो है वो कंपाइल आ गया। अब ग्राफ डॉट इन्वोक, तो इन्वोक करने के लिए हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये हमने डाल दिया। अच्छा, ग्राफ डॉट इन्वोक किया तो इनिशियल स्टेट सेट हो गई। इनिशियल स्टेट में क्या चलेगी वैल्यू, हाय दिस इज नवीद, ये मेरी इनिशियल स्टेट सेट हो गई। अब उसके बाद आएगा इनिशियल स्टेट के बाद आई एम हैप्पी, आई एम सैड, इसका जो भी आंसर आएगा वो हम फिर आउटपुट करेंगे। अच्छा, हम दोबारा शुरू करते हैं कि एंड पे मैंने क्या किया, जब हमने नोड भी बता दिए उसको और सारे एजेस भी बता दिए, बताने के बाद फिर हमने कंपाइल किया उसको। कंपाइल करने के बाद हमने इन्वोक किया। ये लैंगचेन में और लैंग्राम में स्टैंडर्ड मेथड है। जब भी हमने किसी एलएलएम को या किसी ग्राफ को या किसी भी एजेंट को इन्वोक करना होता है तो ग्राफ डॉट इन्वोक, उसमें हमने इनिशियल स्टेट प्रोवाइड कर दी। अब वो इनिशियल स्टेट लेके जाएगा स्टार्ट के बाद नोड 1 पे। तो ये देखो, अगर मैं कॉल कर रहा हूँ इसको तो इनिशियल स्टेट जो मैं पास कर रहा हूँ उसको लेके वो नोड 1 में जा रहा है। अच्छा, उसके बाद उसने नोड 3 के अंदर कॉल किया क्योंकि रैंडम चल रहा है तो नोड 3 में, और जो इसका मुझे यहाँ पे आंसर आ रहा है आउटपुट में वो एक कंप्लीट मैसेज मुझे मिल रहा है। तो अगर मैं इसको दोबारा चलाऊँगा तो अब वो दूसरा रैंडम चूँकि चल रहा है तो वो डिफरेंट भेजेगा। अब समझ आ रही है ना कि कैसे चल रहा है। बिल्डर डॉट कंपाइल करना है, यानी सबसे पहले हमने स्टेट ग्राफ के अंदर इनिशियल जो क्लास बनाई है वो पास करनी है, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करना है, हमने उसमें नोड पास करने हैं, यानी ये बिल्डर बन जाएगा। बिल्डर डॉट हमने स्टेट ग्राफ, हमने देखो लैंग ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए स्टेट ग्राफ बनाना है तो पहले स्टेट दे के उसका एक वेरिएबल बना लिया बिल्डर। अब बिल्डर को हमने बताना है कि ये मेरे 3 नोड्स हैं और ये 3-4 एजेस हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको देने के बाद फिर बिल्डर डॉट कंपाइल, अब उसको कंपाइल करके एक प्रोग्राम बना लेंगे और वो सेव हो जाएगा ग्राफ में, यानी इसको कंपाइल करेंगे तो वो ग्राफ बन जाएगा। उस ग्राफ डॉट इन्वोक उसको इनिशियल स्टेट देंगे, जो भी आप इनिशियल, यानी अभी इनिशियली आपने कोई भी स्टेट यहाँ नहीं रखी ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसको इनिशियल स्टेट देंगे, उस स्टेट की आउटपुट आएगी तो वो हम प्रिंट के अंदर आउटपुट दिखा देंगे। सही है। तो ये हमने एक लैंग ग्राफ की कंप्लीट एप्लीकेशन बना ली है। अब इसी को आपने कम्प्लेक्स करना है। क्या किसी नोड में आपने एलएलएम कॉल करना है, किसी नोड में डीबी कॉल करनी है, किसी में टूल्स कॉल करने हैं, तो इसी को आपने कम्प्लेक्स करना है और इसी को आगे हम लेके चलेंगे। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ये रहेगा। तो वो इंशाल्लाह फिर हम आगे फर्दर जब नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे।